हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण। ध्यान समझिएगा। गोलीय दर्पण जो होता है वह कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक है, एक कांच का, एक शीशा का बना हुआ खोखला गोला लेते हैं। ठीक है, कांच का बना हुआ खोखला गोला लेते हैं। इसी के कटे हुए भाग से हम गोलीय दर्पण को तैयार करते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। अब यह कांच का गोला है, इसको आप काट दें। ठीक है, इस कांच को आप काट दें तो इस कांच को, खोखले गोले को जब काटेंगे तो इसके दो सतह आपको मिलेंगे। एक सतह यह होगा और एक सतह यह होगा। इस तरह से दो सतह मिलेंगे। अब एक बार अंदर के हिस्से को रंग दें। ठीक है, या फिर एक बार बाहर के हिस्से को रंग दे, तो दो तरह से हमारा दर्पण तैयार होगा। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक है, इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक है, इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। जैसे यह, इसका जो है अंदर वाले सिरा को पारे का कलई कर दें, लाल ऑक्साइड से पेंट कर दें। ठीक है, इसको लाल ऑक्साइड से पेंट कर दें अंदर वाले सतह को, या फिर आप एक बार इसके बाहरी वाले सतह को भी कर सकते हैं। तो बाहरी वाले सतह को पारे की कलई कर दें, पारा पोत दें और फिर उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसी खोखला गोला है, इसको काट दिए, काट के हमने दो दर्पण तैयार किया। ठीक, इसके तल पर पारे की कलई, ठीक है, पारे को लगा दिया और लाल ऑक्साइड से इस पर पेंट कर दिया। ठीक, अब इसका जो दूसरा तल है वह परावर्तक तल होगा। जैसे अंदर वाले सिरे को हमने कलई किया तो बाहरी वाला सिरा क्या होगा? इसका परावर्तक तल होगा, जिससे प्रकाश टकरा के मुड़ेंगी। यहाँ पे बाहरी वाले तल को कलई किया तो अंदर वाले तल से प्रकाश टकरा के मुड़ेगा। तो दूसरा तल इसका परावर्तक तल होगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। तो दो तरह के दर्पण हो गए गोलीय दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। परावर्तन किसे हो? दबे हुए तल से। जैसे यह आपका दबा हुआ तल है। ठीक है, दबा हुआ तल है और इसके बाहर उभरे हुए तल को हमने कलई कर दिया है, लाल ऑक्साइड से रंग दिया है। ठीक है, तो यह जो दर्पण है इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। यह उभरा हुआ जो तल है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? गोले का जो बाहरी तल होता है वह परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण जो होते हैं वे कांच के खोखले गोले से तैयार किए जाते हैं। कांच के खोखले गोले से तैयार किए जाते हैं गोलीय दर्पण को। इनको काट के दो तरह से पारा का पेंट लगा के लाल ऑक्साइड से कलर करके तैयार करते हैं। यदि अंदर का सिरा जो है आप कलर करेंगे, पेंट करेंगे, तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। और इसमें बाहरी सिरा, उभरा हुआ सिरा परावर्तक तल का काम करेगा। और यदि
बाहरी तल को आप कलर पेंट करेंगे तो इसका जो अंदर का सिरा होगा वह परावर्तक तल का काम करेगा और उस समय आपका अवतल दर्पण तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दो दर्पण को तैयार कर लेते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो पहला हम लोग देखते हैं नंबर 1। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो पहले जो है हम लोग एक फिगर बनाएं दर्पण का। यह एक हमारा, और एक फिगर ऐसे बनाना है। यह जो दर्पण तैयार होता है एक खोखले गोले से तैयार होता है। यह भी दर्पण जो हमारा तैयार हुआ है वह एक खोखले गोले से तैयार हुआ है। ठीक, अब इसके ठीक बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यह जो लाइन गुजर रही है इस लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। और इस खोखले गोले के सेंटर को, इस खोखले गोले के सेंटर को, ठीक है, इस गोले का सेंटर वक्रता केंद्र कहते हैं। यह क्या है? वक्रता केंद्र है, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इस खोखले गोले को यदि बाहरी सिरे को पारे से पेंट करके लाल ऑक्साइड की कलई करें, लाल ऑक्साइड से पेंट कर दें, तो यह हमारा दर्पण जो तैयार होगा वह होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक, अगर इसके अंदर वाले सिरे को हमने पारे से पेंट करके लाल ऑक्साइड लगाया तो यह हमारा जो दर्पण तैयार होगा वह होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, इस तरह से अवतल शीशा और उत्तल शीशा तैयार कर लेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, अब कुछ परिभाषाओं के रूप में पहले वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो गोले, गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को जिसका दर्पण भाग है, तो यह जो दर्पण अवतल दर्पण बना है या फिर उत्तल दर्पण बना है यह किसी गोले के केंद्र से बना होगा, किसी गोले को काट कर बनाया गया होगा। तो उस गोले के केंद्र को जिससे काट के बनाया गया होगा, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, पहले गोला हमने एक विचार किया और इसके बीचों बीच में वक्रता केंद्र आएगा। ठीक है, तो गोले के केंद्र को जिसका दर्पण भाग है दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र जो होता है परावर्तक तल के ओर होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है? यह परावर्तक तल है, इसी के सामने होता है। जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है परावर्तक तल के पीछे होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र सी जो होता है वह परावर्तक तल के पीछे होता है, जबकि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है वह परावर्तक तल के सामने होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है। और चित्र में आप वक्रता केंद्र को बिंदु सी के रूप में देख रहे हैं। यह जो सी है चित्र में, इसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं।
ठीक। अब आता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता केंद्र के बाद दूसरी चीज आता है, वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं और उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। हाँ, उस गोले की त्रिज्या को, जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। यहां से यह, जहां से मुख्य अक्ष गुजर रहा है और दर्पण को काट रहा है, इसको ध्रुव कहते हैं और इसको लिखते हैं पी से। जहां से मुख्य अक्ष गुजर रहा है और दर्पण को काट रहा है, उस बिंदु को हम पी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव। ठीक। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। गोले की त्रिज्या को, यह गोला है, यह भी गोला है, इसके त्रिज्या को कहां से, सी से पी तक। ठीक है। उस गोले की त्रिज्या को, जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। चित्र में दूरी सी से पी तक दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। सी से पी तक क्या है, वक्रता त्रिज्या है, अर्थात सीपी। सीपी क्या है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ठीक। ध्रुव पी, ध्रुव पी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यह दर्पण है, अवतल दर्पण, यह उत्तल दर्पण, यह इसका परावर्तक तल है, यह इसका परावर्तक तल है। इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में इसे बिंदु पी से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। तो जो दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव पोल जो होता है, उसको चित्र में किससे लिखा गया है, पी से, जो परावर्तक तल के बीचों बीच में आता है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ठीक है। यह क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य, ठीक है, मुख्य अक्ष कहलाता है। दर्पण का ध्रुव P और दर्पण का वक्रता केंद्र C, इसको मिलाने वाली रेखा जो होती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का केंद्र C और इसका ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा दर्पण का क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। चित्र में आप देख रहे हैं रेखा पीसी जो है दर्पण का मुख्य अक्ष है। यह जो लाइन खींचा गया है यही दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है। अब आता है दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक, तो आपने देखा दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, फिर आता है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक अपर्चर। ठीक है। दर्पण का द्वारक। ठीक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, यह दर्पण जो है इसके व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है। यह व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को, यह जो है, यह हो गया पूरा यहां तक। नाम दे रहे हैं M1 M2, M1 M2। ठीक है। इसमें जो है व्यास, यह पूरा देखेंगे दूरी यहां तक, M1 M2। ठीक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में रेखा M1 M2 दर्पण का द्वारक है। यह चित्र में रेखा जो खींच रहे हैं M1 M2, यही दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, अपर्चर कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक क्या है, परावर्तक तल का व्यास है, परावर्तक तल का व्यास है जिसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक। अब आता है आपका छठवां मुख्य, मुख्य फोकस क्या होता है।
मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर, नहीं, दर्पण के मुख्य अक्ष, यह दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखें ध्यान से, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, यह दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हमने प्रकाश किरण खींच रहे हैं। देखें, यह दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यह प्रकाश किरण हो गई। इसमें भी जो है यह दर्पण है, ठीक है, इसके मुख्य अक्ष यह है, इस मुख्य अक्ष के समांतर यह प्रकाश किरण हमने खींच दिया। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब यह प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद मुड़ेंगी, टकराने के बाद मुड़ेंगी। तो टकराया, टकरा के ऐसे मुड़ गए, इधर चली गई। यह टकराई, टकरा के जो है मुड़कर इधर चली गई। ठीक है, तो इस बिंदु पर दोनों किरण एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, इसी काटे हुए को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, फोकस एफ कहा जाता है। किसमें? अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? यह आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद बाहर चली जाते हैं, मुड़कर बाहर चली जाती हैं। तो इनको जो है हम पीछे लाते हैं, यहां से इनको डॉटेड लाइन से पीछे लाते हैं इस पॉइंट पे, इसको भी डॉटेड लाइन से हम पीछे लाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इसमें जो है आती हुई प्रतीत हो रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में। लेकिन यहाँ पे वास्तव में अवतल दर्पण में आ रही हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, यह दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं, जैसे इसमें मिल रही हैं, या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर क्या है? मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं लेकिन मिल नहीं रही हैं। इसको हमने बनाया है पीछे लाइन खींच के। या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यह बिंदु दर्पण का क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, चित्र में आप देख रहे हैं कि जो बिंदु एफ है यह दर्पण का मुख्य फोकस है। अवतल दर्पण से, ठीक है, यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से परावर्तित किरण मुख्य फोकस पर वास्तव में मिलती हैं। अवतल दर्पण से परावर्तित किरण मुख्य फोकस पर वास्तव में मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में किरणें फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। यह एक कंडीशन हो गया। या फिर ये टकराने के बाद जो है, ठीक है, इसको जो है हम इधर भी बना सकते हैं, इधर ऐसे डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे हो गया आपका मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आती हुई प्रतीत हो रही हैं, बाहर निकल रही इस लाइन पे सीधे, यह बाहर निकल रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ से देखेंगे तो यह बाहर निकल रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। मुख्य फोकस क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं बिंदु एफ दर्पण का मुख्य फोकस है। ठीक है, अवतल दर्पण में, अवतल
दर्पण में अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें, अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस एफ पर वास्तव में मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में किरणें फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। अतः अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या है? वास्तविक है। तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा है? आभासी है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण में फोकस एफ दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण में फोकस एफ कहाँ होता है? दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस एफ दर्पण के पीछे होता है। ठीक है। तो आपने देखा कि अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? आभासी होता है, आभासी होता है। ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। ठीक। अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस एफ दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने होता है। ठीक है, यह अवतल दर्पण है, इसमें फोकस कहाँ है? दर्पण के सामने है। ठीक। जबकि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस, उत्तल दर्पण में फोकस एफ दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। यह देखें, फोकस एफ जो है यह हमारा दर्पण है, इस दर्पण के पीछे है। फोकस कहाँ है? उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे है, जबकि अवतल दर्पण में फोकस कहाँ है? दर्पण के सामने है। ठीक है। अब हम देखेंगे फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से, यह दर्पण का ध्रुव है P, दर्पण का ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष, नहीं मुख्य फोकस यह F, दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। P से F तक की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। चित्र में इसको PF दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यह हो गया फोकस दूरी। अब जो है गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण के लिए चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार समतल दर्पण के लिए लागू होते हैं। जैसे आपने समतल दर्पण के लिए प्रकाश का परावर्तन नियम पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह वापस लौट जाती है। नियम नंबर 1 पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, I और R का मान कोण I बराबर कोण R होता है। यह दूसरा नियम था।
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यह नियम आपको बताया गया था समतल दर्पण के लिए। ठीक वही परावर्तन का नियम गोलीय दर्पण के लिए भी लागू होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार समतल दर्पण के लिए है। इन दर्पणों के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। ठीक है, तो यह जो है अभिलंब है। यह क्या है? अभिलंब है। जो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यही क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। दर्पणों के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। ठीक है, तो यह हो गया आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, जिसमें आपने देखा वक्रता केंद्र C के बारे में, जो गोले का सेंटर होता है जिससे दर्पण बना होता है। ठीक, दूसरा आपने देखा वक्रता त्रिज्या के बारे में। ठीक है, जो C से P तक होती है, ध्रुव से, और ठीक है, C से, वक्रता केंद्र C से और ध्रुव P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरा आपने देखा ध्रुव, जो दर्पण का बीच का पार्ट होता है, जिससे ध्रुव, जिससे मुख्य अक्ष होकर गुजरता है, उसे ध्रुव कहते हैं। ठीक, फिर आपने देखा मुख्य अक्ष, दर्पण के बीचों बीच से गुजरने वाला अक्ष जो कि वक्रता केंद्र से जाता है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर दर्पण का द्वारक आपने देखा, M1 M2 को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, जो व्यास के बराबर होता है, दर्पण के व्यास के बराबर होता है। ठीक, फिर मुख्य फोकस आपने देखा, जब आने वाली किरण टकराने के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वही उनका मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी आपने देखा कि ध्रुव P और F तक की दूरी को, ध्रुव P और मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, जिस तरह से समतल दर्पण के लिए परावर्तन का नियम लागू होता है, ठीक उसी तरह से गोलीय दर्पण के लिए भी परावर्तन का नियम लागू होता है। यहाँ पे नॉर्मल जो होता है वह P से C तक गुजरने वाली रेखा को ही नॉर्मल कहते हैं। थैंक यू।